राष्ट्रीय एकता और हिंदी के लोक नाटक, ये जो लोक नाटक है ये वास्तव में राष्ट्र और राष्ट्रीयता को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। अलग अलग छोटे छोटे अंचलों में, क्षेत्रों में, जहाँ बहुत विधिवत तैयार किए गए औपचारिक रंगमंच नहीं है, प्रेक्षागृह नहीं है, सभागार नहीं है, वहाँ पर वहाँ के निवासियों ने, वहाँ के कलात्मक अभिरुचि संपन्न अभिनेताओं ने अपनी अभिनय कला का प्रदर्शन करते हुए इन लोक नाट्य रूपों को माध्यम बनाया। और ये लोक नाट्य रूप हर राज्य में वहाँ की भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति का एक स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इसी तरह बिहार में, इसी तरह हिमाचल में, उत्तराखंड में, नॉर्थ ईस्ट में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, सभी जगह हम देख सकते हैं। चाहे वो माच हो या रामलीला, रासलीला आदि का प्रदर्शन हो या अन्य का नाट्य रूपों की बात हम करें। भवाई भी एक ऐसा ही नाट्य रूप है जो विशेष रूप से गुजरात का लोक नाटक माना जाता है। यह लगभग 600-650 वर्षों से गुजरात के निवासियों का, नागरिकों का, वहाँ के लोक का अनुरंजन, क्योंकि लोक रंजन भी इन लोक नाट्य रूपों का एक मुख्य उद्देश्य होता है। पहले इस तरह के मनोरंजन के माध्यम तो नहीं होते थे, बहुत अधिक सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, सर्कस, प्रदर्शनियाँ, मेले, ये सब धीरे धीरे बढ़ते गए और विद्युतीय माध्यम जुड़ते चले गए। सिनेमा और टेलीविज़न, रेडियो, इनका प्रचार प्रसार हुआ, फिर कंप्यूटर का और इंटरनेट का आगमन हुआ, फिर सोशल मीडिया का आगमन हुआ। इस तरह ये रूप बदलते भी चले गए। लेकिन जो पारंपरिक रूप है उसमें तो सर्कस हो या मंडलियाँ हों या लीलाओं को व्यक्त करने वाले समूह या ग्रुप हों, उन सब के माध्यम से ये चलता है। तो 600-650 साल से गुजरात में जन सामान्य के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए भवाई को एक सशक्त माध्यम बनाया गया। भवाई संगीतमय नृत्य नाट्य शैली का एक रूप है। संगीतमय नृत्य नाट्य शैली, नृत्य और अभिनय, यानी जिसमें नाटकीयता हो, उस शैली के साथ, संगीत के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। यह उत्तरी गुजरात का कच्छ कठियावाड़ क्षेत्र है, जहाँ आज पूरे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि के अलावा मालवा प्रदेश, उस अंचल में भवाई के नाटक प्रदर्शित किए जा रहे हैं बड़ी धूमधाम से। ये स्वाभाविक है कि एक क्षेत्र, एक भाषा, एक नाट्य रूप, एक राज्य दूसरे राज्य को प्रभावित करता है। कलाकारों का आना जाना रहता है। पटकथा और कथानक दूसरे राज्यों में प्रवेश करते हैं और फिर धीरे धीरे उनका मंचन, उनका प्रस्तुतिकरण यह भी होता है। गुजरात की इस लोक नाट्य शैली का प्रादुर्भाव धार्मिक भक्ति भावना की अभिव्यक्ति के लिए हुआ था। धर्म ने, हम जानते हैं कि हमारी जो धार्मिक चेतना है, धार्मिक भावना है, उसने बहुत सारी विधाओं को जन्म दिया। लेकिन आगे चलकर ऐतिहासिक, पौराणिक, श्रृंगारिक और सामाजिक विषयों का समावेश भवाई में वेश माने नाटकों में होता चला गया। इसका मतलब वो जो धर्म की भावना से शुरू हुआ था, उसमें धीरे धीरे इतिहास भी आ गया, देश का, समाज का, जातियों का, परंपराओं का,
पौराणिकता भी आ गई, पुरा कथाएं, पुरा आख्यान, पुरा चरित्र, ये भी जुड़ते चले गए और श्रृंगार और समाज के विषयों का समावेश भी अपेक्षा अनुसार होता रहा। गुजरात में भवाई के नाट्य आयोजन अश्विन मास की नवरात्रि के अवसर पर बड़ी धूमधाम से किए जाते हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि ऐसे नाट्य आयोजन अश्विन मास की नवरात्रि के अवसर पर दांडिया वांडिया के रूप में हम देख सकते हैं। भवाई का विशिष्ट वाद्य भूंगल है, तो वाद्य यंत्रों का, नृत्य मुद्राओं का, वेशभूषाओं का, आभूषणों का जो चित्रण प्रदर्शन होता है वह विलक्षण है, वह स्तुत्य है। भवाई का हास्य अभिनेता रंगलों कहलाता है, मंच पर इसकी प्रमुख भूमिका होती है। गुजरात और महाराष्ट्र का अत्यंत लोकप्रिय लोक नाट्य भवाई है। यह कल्पित कथा वस्तु को केंद्र में रखकर समकालीन समाज के रहन सहन को, आचार व्यवहार को, चाल ढाल को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। इसमें पात्रों की विविधता भी रहती है तथा समाज की समस्या को अलग अलग रूप में व्यक्त करने की वृत्ति भी दिखाई देती है, देखी जा सकती है। यह समाज का चित्र प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त लोक नाटक है जिसके द्वारा बदलते विचारों और मूल्यों को भी अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। इसका मतलब है कि समय सापेक्ष, युग सापेक्ष जो मूल्य बदल रहे हैं, जो मान्यताएं बदल रही हैं, जो धारणाएं परिवर्तित हो रही हैं, उन सबको भी अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। इसी तरह जात्रा यानी यात्रा, इस नाटक का भी प्रयोग विधिवत बंगाल के क्षेत्र में विशेष रूप से होता है। जात्रा बंगाल का लोकप्रिय लोक नाट्य है। यह लोकमंच पर लगभग 1000 वर्षों से ग्रामीण और शहरी जनमानस के मनोरंजन का सशक्त माध्यम बना हुआ है। 1000 वर्ष का इतिहास जात्रा के पास है और इसकी कथा वस्तु, इसके कथानक में अगर हम देखें तो गांव भी है और शहर भी है। ग्रामीण और शहरी जनमानस के मनोरंजन के लिए इस जात्रा रूपी लोक नाट्य रूप का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यात्रा गीतों में देवी देवताओं की स्तुतियां होती हैं। भक्तजन अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करते चलते हैं। धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोजित उत्सवों को यात्रा की संज्ञा दी गई है। बहुत से धार्मिक उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समय समय पर बहुत से उत्सव, दुर्गा पूजा, रामलीला, रासलीला, इन सब का, यात्रा की जो यात्रा है यानी यात्रा का जो इतिहास है उसमें इन सब का अभिनय रूप प्रस्तुत किया जाता है। मालवा में प्रचलित कार्तिक यात्रा, चिंतामन गणपति यात्रा, चार धाम की यात्रा, ये यात्राएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं भारतीय समाज में और लोक से ही इनको धीरे धीरे ख्याति मिली है। यात्रा के मंच पर समय समय पर हम देखें या समय के साथ साथ हम देखें तो कथानकों में परिवर्तन भी हुआ है। यात्रा नाटकों का मुखिया अधिकारी कहलाता है, जिसके मार्गदर्शन में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। यात्रा नाटक की परंपरा अत्यंत समृद्ध और प्राचीन है। यात्रा नाटक का उद्देश्य धर्म प्रचार और धार्मिकता का प्रसार करना मुख्य रूप से रहा है। इसलिए कृष्ण लीला से संबंधित विविध पौराणिक आख्यानों का मंचन यात्रा रूपी लोक नाटक के अंतर्गत अधिक बार, अधिक समय तक देखा दिखाया जाता है। यात्रा नाटक के अंतर्गत भजन कीर्तन, जहां एक और मन को भक्ति में रंग कर एकाग्र होने का प्रयास किया जाता है, वहीं जीवन में भटके और बुरी वृत्ति में फंसे लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए बहुत से नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, चित्रित किए जाते हैं, अभिनय किए जाते हैं। आगे चलकर इन यात्रा नाटकों के अंतर्गत एकमात्र कृष्ण लीला गान यही नहीं रहा, वरन लौकिक गाथाओं पर आधारित अभिनयों का भी इनमें समावेश होता चला गया।
यानी जिनका शुभारंभ कृष्णलीला के रूप में, कृष्णलीला गायन के रूप में हुआ था, वो धीरे धीरे बहुत सी लोक गाथाओं को भी आत्मसात करते चले गए, उनका भी अभिनय करते चले गए और लोक भी इस दृष्टि से समाविष्ट होता चला गया। सामाजिक राजनैतिक विषय भी इनमें स्थान पाने लगे। इतिहास प्रसिद्ध वीरों के कथानक, श्रृंगार प्रधान कथाएं इन्हीं में लिखी जाने लगी। माना जाता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कुछ यात्रा नाटक लिखे थे। इन यात्रा नाटकों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेक कथाएं, अनेक गाथाएं, अनेक चारित्रिक वैशिष्ट्य इनको उजागर या उद्घाटित किया गया। इसमें स्वाधीनता संग्राम को विशेष रूप से बल दिया गया है। इन यात्रा नाटकों ने स्वतंत्र भारत के लिए किए जाने वाले संग्राम में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें देशभक्ति की और उससे परिपूर्ण कथाएं, घटनाएं, प्रदर्शन द्वारा विदेशी सरकारों के शिकंजे से निकलने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया गया। इसी तरह अंकिया नाटक ने भी अपनी एक अलग स्थान, अलग पहचान बनाते हुए ख्याति अर्जित की। अंकिया नाटक असम का लोक नाट्य है। असम में कृष्णलीला प्रधान भक्तिमय, भक्तिपरक मंच के प्रवर्तन और विकास का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य और शंकरदेव, हम इन दोनों के प्रदेय को देखें तो असम में शंकरदेव ने भी जागृति का भक्ति के माध्यम से काम किया। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए अंकित या नाट्य शैली का माध्यम अपनाया, ग्रहण किया। एक अंक का होने के कारण इस शैली को अंकिया नाटक कहा गया। जैसे हिंदी में एक अंकी होता है जिसमें एक अंक ही प्रधान होता है, ऐसे ही अंकिया नाट के रूप में इसे मान्यता मिली। अंकिया नाट मुख्यतः धार्मिक होते हैं जिनमें देवी चरित्रों का प्राधान्य होता है। हम जानते हैं कि उस क्षेत्र में, असम आदि क्षेत्रों में दुर्गा का, काली का, चंडी का, शक्ति के अनेक रूपों का मान सम्मान है, आदर है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है उनके प्रति। इसी तरह तमाशा भी महाराष्ट्र का एक भारतीय लोक नाट्य रूप है जो श्रृंगार परक शैलियों में अभिव्यक्त किया जाता है। गीत, नृत्य, संगीत और अभिनय, इन सब का मिलन तमाशा में होता है। जश्न था ऐसी तमाशा महाराष्ट्र में, और तमाशा का लोकमंच महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आज आम आदमी को आकृष्ट करता है, प्रबल आकर्षण का केंद्र बनता है। तमाशा फारसी शब्द है। जनमानस में तमाशा की लोकप्रियता के दो मुख्य आधार बिंदु रहे हैं, एक लावण्यमयी लावणी और दूसरी मुर्की यानी तमाशा की नर्तकी। प्रसिद्ध कवि गायक रहे बाबूराव की प्रेमिका पोला ने तमाशा की मुर्की के रूप में खूब नाम कमाया। तमाशा प्रदर्शन में हास्य व्यंग की बौछार करने वाले पात्र को सांगड्या कहते हैं। तमाशा मंच पर जो मुख्य खेल प्रस्तुत किए जाते हैं उसे वग कहते हैं और वह मुख्यतः श्रृंगार परक कथानकों पर ही आधारित होते हैं। इसी तरह वीथी भागवत दक्षिण भारत की लोकप्रिय लोकनाट्य शैली है। आंध्र प्रदेश का वीथी भागवत अथवा वीथी नाटकम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। वीथी भागवत का स्वरूप लोकधर्मी है। वीथी का अर्थ है सड़क अथवा मार्ग और नाटकम यानी नाटक। तो तमिलनाडु के तेरुकुत्तू की वीथी नाटक की मुख्य महिला पात्र गोला कहलाती है, उसे गोला कहते हैं, और पुरुष पात्र को कल्लम कहते हैं। गोला वस्तुतः ग्वालिन का अभिनव रूप है। गोला अपभ्रंश रूप दिखाई देता है और परिनिष्ठित रूप गोला से ग्वाला बन गया। तो ग्वालिन का अभिनय करती, नृत्य गान में पटु होती, ऐसी ग्वालिनों को इसके माध्यम से चित्रित किया जाता है। कल्लम ब्राह्मण की भूमिका निभाता है और विदूषक के रूप में हास्य और व्यंग्य की सृष्टि भी वही करता है। ऐसे ही यक्षगान भी एक लोक नाटक रूप है। कर्नाटक के तटवर्ती जिलों की परंपरा और पारंपरिक
नाट्य शैलियाँ, नृत्य नाट्य शैली, यक्षगान पूरे भारत में कर्नाटक से होती हुई, कर्नाटक प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि सीमावर्ती क्षेत्रों में और अन्य क्षेत्रों में भी यक्षगान का चित्रण प्रदर्शन विधिवत किया जाता है। लोकानुरंजन का सबल माध्यम ये बन जाती है। शास्त्रीय और लोक परंपरा का निर्वाह यक्षगान मंच की एक उल्लेखनीय विशेषता है। शास्त्र को और लोक को एक साथ निभाते हुए यक्षगान मंच ने बड़ी ख्याति अर्जित की है। यक्षगान का मूल रूप गायन शैली का रहा है और यक्षगान के आश्रय स्थान मंदिर और प्रांगण रहे। लोकनाट्य यक्षगान शैली को आधार बनाकर श्री गिरीश कर्नाड ने हृदयवदन जैसी प्रसिद्ध नाट्य कृतियों की रचना की है। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाटक है जिसकी मंडलियां प्राचीन समय से ही अभिनय में संलग्न है। इस नाटक का अभिनय खुले रंगमंच पर होता है जिसे किसी चबूतरे पर पूरा किया जाता है। चबूतरे पर बांस और घास फूस की सहायता से मंच तैयार कर लिया जाता है तथा वाद्य यंत्र और गीत का सहारा लेते हुए इस लोक नाट्य रूप को प्रस्तुत किया जाता है। इनमें पौराणिक और ऐतिहासिक गाथाओं को मूल रूप से अभिनीत किया जाता है। जनमानस में भक्ति के भाव को, हाव भाव को, साथ सामाजिक जागरण का मंत्र भी इसी के माध्यम से संचरित किया जाता है। इसमें रस की अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है, विशेषकर वीर रस का उत्साही रूप उसमें प्रधान रूप से वर्णित होता है। ऐसे ही तेरुकुत्तु दक्षिण भारत के मंदिर प्रांगण में पनप कर जनजीवन में घुल मिलकर विकसित लीला नाटकों की परंपरा शैली में शामिल हुआ। तमिलनाडु का ये तेरुकुत्तु ये भी एक लोक नाट्य रूप है जिसका सही अर्थों में यदि हम उसकी अवधारणा को समझें तो कह सकते हैं सड़क चौराहे पर खेले जाने वाला नाटक ही तेरुकुत्तु है। तेरुकुत्तु मंच पर सामान्य रूप से महाभारत, रामायण, भागवत आदि की कथाओं की नाट्य प्रस्तुतियाँ की जाती रही हैं और अभी भी की जाती हैं। तेरुकुत्तु मंच पर कट्टियक कारण सूत्रधार की भूमिका निभाता है। इस तरह कथकली भी एक बड़ा महत्वपूर्ण लोक नाट्य रूप है। यह केरल का पारंपरिक नाट्य रूप है। कथकली का शाब्दिक अर्थ है किसी कथा को कहना। ये कथाएं संगीतबद्ध होती हैं। मलयालम में इसको अट्ट कथा भी कहते हैं। अट्ट कथा यानी नित्यपूर्ण नाटक। इस तरह नृत्य और संगीत में निबद्ध कथा को मंचित करने का केरलीय लोकपरक शैली का नाम कथकली हो गया। कथकली का मंच विधान बड़ा सहज सरल है। सामान्यतः कथकली का आयोजन देव मंदिरों में किया जाता रहा है और अभी भी किया जाता है। इसी तरह कीर्तनिया एक रूप है जो यात्रा यानी यात्रा का ही एक रूप है। कीर्तनिया भी बंगाल और निकटवर्ती क्षेत्रों का प्रमुख नाटक रूप माना जाता है। कीर्तन की प्रधानता के कारण ही इस गीत नाट्य प्रधान शैली का नामकरण कीर्तनिया हुआ। इसका प्रवर्तन महाप्रभु चैतन्य देव ने किया। नारदीय संगीत का समावेश इस शैली की प्रमुख विशेषता है और इसी परंपरा में गंभीरा भी है। यह उड़ीसा और बंगाल का धार्मिक मंच है। यात्रा कीर्तनिया की तरह इसका प्रचलन भी धार्मिक भक्ति भावना से परिपूर्ण स्वरूप लेकर हमारे समक्ष आता है। गोंधल भी एक नाट्य रूप है जो महाराष्ट्र के लोक जीवन में सदियों से गोंधल के धार्मिक अनुष्ठानिक आयोजनों का क्रम किया जाता है, अभिनय किया जाता है, उसको इसके माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की जाती है। शक्ति की प्रतीक देवी की स्तुति के लिए आयोजित गोंधल के पीछे मनुष्य द्वारा ईश्वर उपासना पर अभयदान प्राप्ति की बलवती आकांक्षा दिखाई देती है। संत नामदेव और ज्ञानदेव रचित गोंधल विषयक गीति रचनाएं संत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। नाचा छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय रंग रूप है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि शैली मूलतः नृत्य प्रधान है। नाचा यानी नृत्य प्रधान छत्तीसगढ़ का लोक मंच बाल विवाह की रोकथाम, विधवा विवाह का प्रचलन, छुआछूत उन्मूलन, शोषण के विरुद्ध सर्वहारा की आवाज को ऊंचा उठाने की ओर नाचा मंच प्रतिबद्ध दिखाई देता है। ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग है हिंदी का, उसमें जिन मुद्दों को उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से बार बार उठाया, ध्यान आकृष्ट किया,
पारंपरिक प्राचीन विषयों, भाषा या काव्य रूपों को बदलने का आग्रह और आह्वान किया, उसको हम देख सकते हैं। नाचा को एक परिष्कृत मंच की प्रतिष्ठा दिलाने में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह भारतीय नाट्य परंपरा में लोक नाटकों का स्थान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। लोक नाट्य का ही आधुनिक रूप नुक्कड़ नाटक के रूप में दिखाई देता है। यह प्राचीनतम धरोहर है जो चित्रकला, लोक शैली, नृत्य कला, नाटिका आदि के माध्यम से सुरक्षित है। इसलिए रंगकर्मियों के लिए कलाओं की उपेक्षा संभव नहीं होती। भारत में विकास के बहुत से सूत्र लोक कलाओं में मौजूद है जो जीवन को विस्तृत आयाम प्रदान करते हैं। भारत में ऋतुओं, त्योहारों, संस्कारों के अलग अलग गीत और नृत्य उपलब्ध रहते हैं जो नाट्य परंपराओं के माध्यम से संरक्षित हैं। इस तरह सभी भाषाओं में, भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं तो है ही, इसके अतिरिक्त भी भाषा, उपभाषा, बोलियां, उपबोलियां, इन सभी में ग्रामीण अंचलों तथा जनजातीय समुदायों के बीच लोक कलाएं शिक्षा का माध्यम बनती हैं। नुक्कड़ नाटक एक जीवंत कला है जो आम आदमी के पक्ष में है। नुक्कड़ नाटक एक जीवंत कला के रूप में इस कला की तरह हमारे सामने आती है जिसमें पारंपरिक नाट्य अवधारणा को तोड़कर आम आदमी के हितों के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके उत्पीड़न में शामिल शक्तियों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए इसको विकसित किया गया। नुक्कड़ नाटक में जन सामान्य की विद्रूपता, समाज की विद्रूपताएं, जटिलताएं, पिछड़ापन, अंधविश्वास, लोक आस्थाएं, शोषण, इन सब को रंगमंच के माध्यम से साज सज्जा से प्रदर्शित किया जाता है। यह नाटक जन सामान्य के पिछड़ेपन और शोषण की विभिन्न प्रवृत्तियों को सामने लेकर आता है और जनता की समस्याओं को आधार बनाकर किसी गली, सड़क, पार्क, नुक्कड़ आदि पर सीधे सीधे तरीके से इसको खेला जाता है। यह नाटक अन्य नाटकों की तरह साधन संपन्न नहीं होता। इस नाटक में वेशभूषा, सज्जा, तकनीकी साधन और भव्य तामझाम, इन सब की अपेक्षा समसामयिक मुद्दों पर दर्शकों को संगठित करने और संघर्ष चेतना पर बल देना यह प्रधान रहता है। इसलिए आर्थिक सामाजिक असमानता, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक पिछड़ापन, सभी संदर्भों में स्वातंत्र्योत्तर भारत के अधिक अंधकारमय यथार्थ को सामने लाने में नुक्कड़ नाटकों का योगदान रहा है। नुक्कड़ नाटक की शुरुआत को पारंपरिक लोक नाट्य से जोड़ा गया जिसमें विद्या तामझाम के खुले में, उसके बिना तामझाम के बिना खुले में जनता के बीच नाटक किया जाता है। जितेंद्र कौशल ने तो यहाँ तक लिखा है कि नुक्कड़ नाटक भले ही अपने स्वरूप और कथ्य को लेकर सर्वथा एक नवीन विधा प्रतीत होते हों, लेकिन इतना अवश्य है कि इसके बीज पहले ही हमारी नाट्य परंपरा में विद्यमान थे। भारत के लिए उसमें कोई नयापन नहीं है, न तो नाम में न ही काम में। हमारी लोक धर्मी नाट्य परंपरा नुक्कड़ नाटक ही तो रही है। गांव की चौपाल हो या किसी कस्बे में एक चौराहा, नौटंकी, माच, नकल, भवाई, तमाशा, यात्रा, सभी एक तरह से नुक्कड़ नाटक ही तो है। अतः आज का नुक्कड़ नाटक प्राचीन लोक नाट्य परंपरा से स्वतंत्र नवीन अस्तित्व के साथ सामने आया, लेकिन इसकी परंपरा वही भारतीय रही है। रंगकर्मी सफदर हाशमी का नुक्कड़ नाटक उसके उदय के विषय में मानना है कि वर्तमान पीढ़ी के नुक्कड़ रंगकर्मी अपने 5वें और 6ठे दशक के रंगकर्मियों के विपरीत इसके विशिष्ट आकारगत स्वरूप के बारे में कहीं ज़्यादा सजग हैं। अपने रंगकर्म की सैद्धांतिकी, उसकी प्रकृति और राजनीतिक शक्तियों के साथ इसकी खुली पक्षधरता को बिना झिझक स्वीकार करके वे अब सिर्फ इश्तहार नाटक नहीं प्रस्तुत कर रहे। इसलिए नुक्कड़ नाटकों को इप्टा आंदोलन से भी जोड़ा गया। इप्टा के सांस्कृतिक आंदोलन ने नाटक को विशेष वर्ग की सीमा से बाहर निकालकर जन साधारण तक पहुंचा दिया। भीष्म साहनी वर्तमान नुक्कड़ नाटकों को आज की स्थितियों की उपज मानते हुए भी उनका संबंध इप्टा से जोड़ते हैं। वह देशव्यापी सांस्कृतिक आंदोलन था, हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक सामाजिक जीवन को बहुत बड़ी देन थी। नुक्कड़ नाटक मूलतः इसी सांस्कृतिक आंदोलन की उपज था और यह विषय निश्चित ही बड़े उत्साह का विषय है कि आज फिर से देश भर में ऐसे नाट्यकर्मियों की अनेक मंडलियां उभर आई हैं जिन्हें नुक्कड़ नाटक विधा के रूप में अपनाया गया। इस तरह इप्टा प्रबल सांस्कृतिक आंदोलन के दौर में नुक्कड़ नाटक अस्तित्व में आए और यह दौर सन 1940 से 1950 के दशक तक चलता रहा।
आज के नुक्कड़ नाटकों के विषय में जन नाट्य मंच का कथन है, नुक्कड़ नाटक आधुनिक शब्द है और सड़कों मैदानों में खेले जाने वाले वर्तमान के राजनीतिक थिएटरों को ही हम नुक्कड़ नाटक के रूप में देखते हैं। इस तरह मित्रों, रूस के इनकलाब के ज़माने में, इसके बाद महायुद्ध के समय लगभग सारे यूरोप में, इंग्लैंड में और धीरे धीरे चीन से इनकलाबी होते हुए वक्त, इसके बाद इफ्टा आंदोलन के रूप में 1940 से 1950 तक के दौर में एक प्रकार से सक्रिय हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो नुक्कड़ नाटक है, लोक नाट्य रूप है, इन सब ने रंगकर्मियों को, अभिनेताओं को, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक आदि सबको इसके प्रति समर्पित होने की प्रेरणा दी। इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।